हेलो दोस्तों, इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इस वीडियोस में लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। ये जो साइकोलॉजिस्ट है लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन से शब्द दिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई, इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो देखो, इसके सिद्धांत का केवल आप नाम याद रख लीजिए। हिंदी में इसके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी बाय लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें याद रखने योग्य बात क्या है कि भाई साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है, लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया, तो आपको नाम याद रखना है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। अब देखिए, इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझ जाएंगे, बस इसमें आपको 5 पॉइंट अच्छे से समझ लेंगे। इस सिद्धांत अगर आपने 5 पॉइंट अच्छे से समझ लिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसके बाद आप इस सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आप गलत नहीं करेंगे। पहली बात, ये सिद्धांत बोलता है कि बालक सामाजिक क्रिया से सीखता है, पारस्परिक क्रिया से सीखता है, समूह में एक दूसरे से सीखता है। दूसरी बात, ये सिद्धांत बोलता है कि ये सिद्धांत में भाषा को महत्व दिया गया है। भाषा मतलब बालक जो बात करता है, जो बालक वार्तालाप करता है, उस भाषा को इसमें क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। जानेंगे वो क्या होता है। तीसरा, इसमें जेडडीपी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, ये भी जानेंगे कि जेडडीपी क्या होता है। इसके बाद चौथा इसने बताया है स्केप फोल्डिंग। इसको फोल्डिंग क्या होता है, लेव वाइगोत्स्की से शब्द का किस प्रकार से संबंध है, इसको भी जानेंगे। और लास्ट में दे रखा है MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, इस शब्द को भी जानेंगे। और ये शब्द अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये समझिए लेव वाइगोत्स्की आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर ये 5 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अगर आप चाहे तो इनके नोट्स बना सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखकर, क्योंकि मैं डीपली बताऊंगा एक एक शब्द का मतलब कि होता क्या है। तो देखो, इस सिद्धांत का नाम पहले आपने समझ लिया है कि सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत में समाज की बात होगी, इस सिद्धांत में संस्कृति की बात होगी। तो ये सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो बालक है वो सामाजिक अंतरक्रिया से सीखता है, पारस्परिक अंतरक्रिया से सीखता है, सामाजिक सहयोग से सीखता है, पारस्परिक सहयोग से सीखता है, सहयोगी अधिगम पर बल देता है। इसका मतलब ये कि जो बालक है एक दूसरे से सीखते हैं। एक बालक यदि दूसरे बालक को सिखाता है तो वो उस बालक से सीखता भी है। इस प्रकार से जो अधिगम होगा वो किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया। तो लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब बालक सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा सीखता है तो उसका मानसिक विकास भी तेज होता है और उसका शारीरिक विकास भी तेज होता है। शारीरिक विकास कैसे तेज होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई खेल खेल रहा हूँ जिसमें सब लोग एक साथ खेल रहे हैं, तो वो ग्रुप प्ले हो गया, समूह का खेल हो गया। अब सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो हाथों की गतिविधि भी सही तरीके से होगी। हाथों की गतिविधि सही तरीके से होगी तो मांसपेशियों की जो गति है वो भी सही तरीके से होगी, तो शरीर का विकास भी तो सही होगा। तो सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होगा। किसने बोला, लेव वाइगोत्स्की ने। देखिए, पहली लाइन ये लिखी हुई है, बालक सामाजिक अंतरक्रिया पारस्परिक क्रिया के द्वारा मानसिक व शारीरिक विकास होता है तथा सहयोगी अधिगम पर बल देता है। तो नाम ही सिद्धांत का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। तो पहली लाइन में यही बोली है कि बालक का जो भी विकास होगा उसमें सामाजिक अंतरक्रिया बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। बालक समाज से यानी एक दूसरे से अंतरक्रिया करके जो सीखता है वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही बालक सबसे ज्यादा सीखता है। ये चीज बोलते हैं वाइगोत्स्की। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम दूसरी लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भाषा को महत्व देते हैं। इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि वाइगोत्स्की वार्तालाप मतलब बातचीत का मतलब आप भाषा ले सकते हैं, वो भाषा को महत्व देते हैं। भाषा को कैसे महत्व देते हैं कि वाइगोत्स्की बोलते हैं बालक बातें करता है दूसरों से भी, स्वयं से भी। तो ये इन्होंने 3 प्रकार की बातें बताई है, 3 प्रकार की वार्ता बताई है, 3 प्रकार की भाषा बताई है, 3 प्रकार की बातचीत बताई है। और इन बातचीतों से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए उन्होंने कौन कौन सी बातचीत बताई है।
पहली बताइए सोशल स्पीच, जिसे सामाजिक वार्तालाप कहा जाता है। दूसरी बताइए प्राइवेट स्पीच, जिसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहा जाता है। तीसरी बताइए साइलेंट इनर स्पीच, जिसे अंतर्मन वार्ता कहा जाता है। अब देख लेते हैं इन तीनों वार्ताओं का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर इनकी परिभाषाएं नहीं लिखी है, लेकिन मैं परिभाषा बोल देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। तो वो सामाजिक वार्तालाप क्या होता है? सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब होता है कि जब बालक अपने मन की बातों को किसी दूसरे से कहता है, बोलकर, जब बालक अपने मन की बातों को बोलकर किसी दूसरे से बोलता है, इसको ही बोलते हैं सामाजिक वार्तालाप। इसको आप इस एग्जांपल से समझिए कि एक बालक अपने पिता के साथ मेले में गया। एक बालक अपने पिता के साथ मेले में गया और मेले में उस बालक ने क्या देख लिया? एक गाड़ी देख ली 400-500 रुपये वाली, आती है ना वो मेले में, रिमोट वाली गाड़ी, रिमोट वाली। तो उसने 400-500 रुपये वाली गाड़ी देख ली। अब बालक अपने पिता से बोलता है, पापा पापा मुझे वो गाड़ी चाहिए। तो ये बालक अपने पिता से बात कर रहा है, इसको ही बोलेंगे सामाजिक वार्तालाप। तो बालक जब दूसरों से बातें करता है बोलकर, उसको ही सोशल स्पीच कहते हैं, सामाजिक वार्तालाप कहते हैं। आई होप आपको सामाजिक वार्तालाप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं प्राइवेट स्पीच क्या है, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। मान लीजिए बालक को ये पता है कि ये कार बहुत महंगी है और पापा उसको शायद वो कार दिलाए, क्योंकि पापा के पास इतने पैसे नहीं कि वो 400 या 500 रुपये की उसको कार दिला दे। तो बालक पता है अपने आप से बातें कर रहा है, लेकिन बोलकर अपने आप से बालक बोल रहा है कि मैं पापा को कैसे पटाऊं कि ये कार मुझे दिला दूं। बालक अपने पिता के बारे में मन में सोच रहा है कि मैं अपने पापा को कैसे पटा लूं कि मुझे ये कार दिला दे। लेकिन ध्यान रखना, ये बालक जो बातें बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, वो इसमें साउंड है, चुपचाप नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है, खुद से बोल रहा है कि अपने पापा के बारे में क्या सोच रहा है, यार मैं पापा को कैसे पटाऊं कि पापा मुझे ये कार दिला दे। बालक ने खुद से ही बातें कर ली बोलकर, उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता। अब साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, अंतर्मन वार्ता क्या होती है? अब बालक मन ही मन में बातें कर रहा है, अब उसमें ध्वनि नहीं है, वो चुपचाप अपने मन में क्या सोच रहा है, पापा को कैसे पटाऊं कि पापा मुझे कार दिला दे। लेकिन अब ये उसने बोला नहीं है, ये बात उसने अपने मन में ही बोल ली। बोलते ना मन ही मन में सोचना, तो उसने मन ही मन में बोल ली। इसको उसने ध्वनि का रूप नहीं दिया, इसने उसको साउंड का रूप नहीं दिया। इसको ही बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, अंतर्मन वार्ता। आई होप आपको तीनों प्रकार की वार्ता समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, भाषा को महत्व कौन देता है? तो लेव वाइगोत्स्की भाषा को बहुत महत्व देते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व कौन देता है? लेव वाइगोत्स्की देते हैं। आई होप ये 2 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन 3 पॉइंटों को समझ लीजिए, आपका लेव वाइगोत्स्की कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं अपन। इन्होंने एक शब्द दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने एक शब्द दिया था जेडडीपी। कई बार तो पेपरों में इस जेडडीपी की फुल फॉर्म तक पूछी गई है कि जेडडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है। तो जेडडीपी की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पर जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने इंग्लिश में लिख दिया, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, फुल फॉर्म तो आप इंग्लिश में ही याद करके जाए, क्योंकि हिंदी में भले इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, लेकिन ये नाम चेंज होते रहेंगे, लेकिन इंग्लिश की फुल फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। इसलिए जेडडीपी की फुल फॉर्म आपको क्या याद रखनी है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में अगर आप नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देख लेते हैं भाई ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, इस पर लेव वाइगोत्स्की ने क्या बातें करी। अब देखते हैं, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। इसके 2 पार्ट होते हैं, पहले तो देख लीजिए। एक होता है लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल, एक होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। पहली वाली को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक विकास का स्तर, दूसरी वाली को बोलते हैं संभावित विकास का स्तर। देखो क्या होता है, जेडडीपी में क्या होता है, एक बालक है, उसके सामने कोई समस्या आती है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है। अब क्या होता है, अगर बालक उस प्रॉब्लम या उस समस्या को स्वयं सोल्व कर लेता है, स्वयं उस समस्या का समाधान कर लेता है बालक खुद से ही, तो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल। अगर बालक के सामने कोई प्रॉब्लम आई है, बालक उस प्रॉब्लम को स्वयं सोल्व कर रहा है खुद से ही, तो इसको ही बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल। आप एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कोई 10 या 8 साल का बालक है, मैंने उससे बोला भाई एक काम करो 24 में 2 का भाग लगाओ। मैंने उसको एक प्रॉब्लम दी हल करने के लिए मैथमेटिक्स की। उस बालक से मैंने बोला आप 24 में 2 का भाग लगाओ। अब बालक ने पेन लिया, कॉपी ली और 24 में 2 का भाग देने लगा। अब बालक 24 में 2 का भाग दे रहा है और वो उसने भाग दे देकर आंसर निकाल लिया कि 12। उसने मुझसे बोला भैया मेरा आंसर 12 आ रहा है।
अब बालक को मैंने समस्या दी, बालक ने स्वयं ही खुद से उस समस्या का सोल्व कर लिया, उस समस्या का समाधान कर लिया और मुझे बता दिया कि भैया इस समस्या का आंसर तो 12 है। तो उस बालक ने उस समस्या को स्वयं खुद से हल कर लिया। इसको ही बोलेंगे लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल, वास्तविक विकास स्तर। अब लेकिन मान लीजिए मैंने किसी दूसरे बालक को बुलाया, मैंने उसी उम्र के दूसरे बालक को बुलाया। अब मैंने उससे बोला एक काम कर, अब तू एक काम कर 24 में 2 का भाग दे। अब वो बालक है ना, कॉपी ली उसने, पेन लिया, अब वो 24 में 2 का भाग दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, उसको हल्का हल्का सा आधा आधा भाग देना नहीं आ रहा, लेकिन उसको भाग आता है, उस बालक को भाग आता है, लेकिन दिमाग से उससे कुछ कंसेप्ट निकल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं भाग कैसे दूं। तो मैं क्या करता हूँ, उस बालक से पूछता हूँ भाई समस्या का समाधान हुआ क्या? तो वो क्या बोलता है, अभी नहीं हुआ सर, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बालक से सवाल हल नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बालक को हिंट दे रहा हूँ। मैं बालक को हिंट दे रहा हूँ कैसे? भाई 24 में 2 का भाग देना है ना, तो 24 में 2 का भाग देने का मतलब होता है 24 के 2 पार्ट बराबर कर दो, 24 के 2 पार्ट बराबर कर दो। मैंने सिर्फ इतना बोला, बालक का माइंड काम कर गया, बालक मेरे कंसेप्ट को समझ गया। बालक ने बोला 24 के 2 भाग कर दो, मतलब 24 के 2 बराबर भाग तो 12-12 के हुए, तो सर इसका आंसर तो 12 हुआ। मैंने केवल बालक को हिंट दी थी और बालक ने उस हिंट को पकड़कर उस समस्या का समाधान खुद कर लिया। इसको ही बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का स्तर। दोनों में अंतर क्या है? लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल का मतलब तो ये है बालक समस्या का समाधान कर लेगा, बालक प्रॉब्लम को सोल्व कर लेगा खुद से बिना किसी की सहायता के। लेकिन लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब ये है बालक प्रॉब्लम स्वयं से सोल्व तो कर लेगा, लेकिन उसको एक हिंट चाहिए। आप उसको एक हिंट दे दो कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, आपने जरा सी हिंट दी, बालक उस प्रॉब्लम को स्वयं सोल्व कर लेगा। इसको ही बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो जेडडीपी क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? बालक जब किसी की सहायता के बिना किसी समस्या को सोल्व कर लेता है, या बालक किसी संकेत के द्वारा, किसी बड़े ने कोई संकेत दिया, उस संकेत के द्वारा किसी समस्या को स्वयं सोल्व कर लेता है, इसी स्तर को कहा जाता है जेडडीपी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आपको जेडडीपी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके इसको दोबारा सुन सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब मैं चौथा पॉइंट आपको समझाता हूँ, स्केप फोल्डिंग क्या है। बहुत अच्छा शब्द दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, स्केप फोल्डिंग। अब देखते हैं स्केप फोल्डिंग क्या है। इसके हिंदी में नाम है पाड़, इसको पाड़ भी बोलते हैं। सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, हर साल आता है ये प्रश्न। पाड़ बोलते हैं इसको हिंदी में, ढांचा भी बोलते हैं इसको, और इसको नाम है इसका सहारा देना या फिर हेल्प करना। लेकिन मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, आप इंग्लिश वाला ही नाम याद रखें। इसके फोल्डिंग बोलने में भी अच्छा लग रहा है और याद करने में भी अच्छा है। ये नाम चेंज होते रहते हैं। मैं ये पढ़ के जाता था ये वाला ऑप्शन, और मैं सही करके आता था हमेशा। ये पाड़, ढांचा, ये मुझे भी याद नहीं होती थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्केप फोल्डिंग ही याद करें। ये नाम ही बहुत सही है, स्केप फोल्डिंग। अब इसका मतलब जान लेते हैं कि स्केप फोल्डिंग क्या है। पहली लाइन आपको ये याद रखनी है, स्केप फोल्डिंग किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की। स्केप फोल्डिंग किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक ये पूछा जाएगा कि स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। देखिए स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या है। अगर एक बालक को आप कोई समस्या देते हो, अगर वो बालक उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा, आपके हिंट देने के बावजूद भी वो बालक उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा, फिर आप क्या करते हो? उस समस्या को बालक को स्वयं सोल्व करके बताते हो कि भाई इसका हल ऐसे होगा। अब बालक की उस समस्या को आपने स्वयं हल कर दिया ना, इसको ही बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। तो देखिए थोड़ा बारीक सा अंतर है तीनों शब्दों में। ये जो जेडडीपी में 2 शब्द थे, पहला वाला जो ये प्रकार है इसमें तो क्या है, बालक बिना किसी सहायता के समस्या को हल कर लेगा। दूसरे वाले में क्या है, बालक को हिंट चाहिए, लेकिन बालक समस्या का सोल्व कौन करेगा? बालक स्वयं करेगा। लेकिन स्केप फोल्डिंग में ऐसा नहीं होता। स्केप फोल्डिंग नहीं होता है, बालक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा तो क्या करता है, कोई बड़ा, जो उससे कोई बड़ा है या कोई ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो उस समस्या का समाधान स्वयं बालक को करके बताता है, फिर बालक उस समस्या का समाधान देखता है। इसको ही बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। जैसे मान लीजिए वही वाला एग्जाम्पल, मैंने तीसरे बच्चे को बुलाया, मैंने बोला भाई 24 में 2 का भाग दे। वो बालक 24 में 2 का भाग नहीं दे पा रहा, मैंने उसको हिंट भी दे दी 24 के 2 बराबर भाग कर दे, आंसर आ जाएगा। वो बालक मेरी हिंट भी नहीं समझा, उसको तब भी नहीं आ रहा। मैं उसको बता रहा हूँ कोशिश कर, आ जाएगा, तब भी उसको नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, उस बालक से कॉपी लेता हूँ, उसका पेन लेता हूँ, उसको मेरे पास बुलाता हूँ और उसमें 24 का भाग देके क्लियर बताता हूँ कि भाई 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार, तब जाके 24 आंसर आएगा, तो उसका आंसर है 12।
मैंने उसको अच्छे से बता दिया। अब बालक की समस्या का समाधान मैंने कर दिया, मैंने उसको खुद करके बताया है। इसको ही बोलेंगे एस्केप होल्डिंग। तो मैंने उसकी सहायता ही तो करी है, मैंने उसकी हेल्प भी तो करी है, इसलिए इसका नाम होता है सहायता देना या सहारा देना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंग्लिश वाला नाम ही आप याद रखें। आई होप चौथा पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्न कभी पूछा तो नहीं गया MKO, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर पूछ लिया गया यहाँ से कभी प्रश्न तो अपना 1 नंबर तो कट जाएगा ना। फिलहाल आपको MKO की फुल फॉर्म याद रखनी है और MKO का मतलब क्या होता है ये और बता देता हूँ। आज तक MKO से कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, कभी ना कभी तो पूछेगा ही ना वो। तो देखो MKO का मतलब क्या होता है। M मतलब होता है मोर, के मतलब होता है नॉलेजेबल और O मतलब होता है अदर्स। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब है बालक के पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, मोर नॉलेजेबल है, उसको ही बोलते हैं MKO। तो देखिए एक छोटा बालक है, उसके लिए मैं कौन हूँ MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। एक छोटा बालक है, उसके लिए उसके माता पिता क्या है MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर्स है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो लेव वाइगोत्स्की में अगर आपने 5 चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो इस सिद्धांत आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहला क्या, बालक सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, बालक पारस्परिक क्रिया से सीखता है, बालक सामाजिक सहयोग से सीखता है, बालक पारस्परिक सहयोग से सीखता है, बालक संस्कृति और समाज के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उससे बालक सीखता है। दूसरे उन्होंने क्या बोला, बालक में भाषा को महत्व दिया इन्होंने अपने सिद्धांत में लैंग्वेज भाषा को महत्व दिया और 3 प्रकार की भाषा बताई, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच, ये आपकी हो गई। इसके बाद इन्होंने JDP शब्द बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके बाद इन्होंने चौथा शब्द दिया स्केप होल्डिंग। इसके बाद इन्होंने शब्द दिया MKO। अगर ये 5 शब्द या 5 लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। वैसे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना सिद्धांत किस सन में दिया था ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। जो चीज़ें कंसेप्ट वाइज थी मैंने पूरी इस बोर्ड पे लिखा दी है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार की परीक्षा में नहीं पूछा जाता। ये बहुत डीप एनालिसिस था इस सिद्धांत का। आई होप इस सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के मैं टोटल 8 सिद्धांत पढ़ाऊंगा और आज की वीडियो में मैंने लेव वाइगोत्स्की का तीसरा सिद्धांत कंप्लीट करा दिया। कल आने वाली वीडियो में हम नए साइकोलॉजिस्ट का सिद्धांत पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरा कोई नया व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा दिया है। तो आप इसी तरीके से उन सिद्धांतों को समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने मुझे देखा और मेरी वीडियो को देखा, मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।